अगर आप पिछले कुछ दिनों से न्यूज़, सोशल मीडिया या यूट्यूब पर इंटरनेशनल अपडेट्स देख रहे हैं, तो आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी। ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव चल रहा है, वो अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं लग रहा। दुनिया भर में लोग यही पूछ रहे हैं, क्या हालात सच में वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या ये सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स है, या आने वाले दिनों में कुछ और बड़ा हो सकता है? और सबसे ज़रूरी सवाल, अगर ये टकराव बढ़ता है, तो इसका असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक रहेगा या पूरी दुनिया पर पड़ेगा? आज की इस वीडियो में हम इसी मुद्दे को प्रूफ, लॉजिक और सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, ताकि आपको हेडलाइंस नहीं बल्कि असली तस्वीर समझ आए। क्योंकि इस मुद्दे पर इंटरनेट पर बहुत शोर है, लेकिन सच बहुत कम लोग बता रहे हैं। आज हम बात करेंगे, कौन किस पर दबाव बना रहा है, कौन क्या चाहता है, कौन सा प्रूफ सामने आया है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट एक बड़ी वॉर में बदल सकता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव की। सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें चल रही हैं। कहीं लोग कह रहे हैं वॉर ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी है, कहीं लोग कह रहे हैं ये सिर्फ डिप्लोमैटिक ड्रामा है, और कहीं लोग आधी अधूरी जानकारी फैलाकर लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। इसीलिए आज हम इस पूरे मामले को शुरू से लेकर अभी तक एक एक पॉइंट में समझेंगे, और सबसे खास बात, हर बात लॉजिक के साथ समझेंगे। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे, तो आपको सिर्फ अपडेट नहीं बल्कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की सोच, स्ट्रैटेजी और फ्यूचर डायरेक्शन भी समझ आ जाएगी। 1. सबसे पहले, क्या सच में ईरान और अमेरिका के बीच वॉर चल रही है? सबसे पहले हमें यही समझना होगा कि क्या अभी सच में वॉर चल रही है, या अभी भी इसे सिर्फ टेंशन कहना चाहिए। देखिए, टेक्निकली हर कॉन्फ्लिक्ट को ऑफिशियल वॉर नहीं कहा जाता, लेकिन जब दो देशों के बीच डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन, रिटेलिएशन, मिसाइल एक्टिविटी, बेसिस की मूवमेंट, थ्रेट लैंग्वेज और स्ट्रेटेजिक टारगेटिंग शुरू हो जाए, तो सिचुएशन सिंपल टेंशन से कहीं आगे निकल जाती है। यही चीज़ अभी ईरान और अमेरिका के बीच दिखाई दे रही है। कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स और मिलिट्री लैंग्वेज इतनी अग्रेसिव हो चुकी है कि दुनिया अब इस इशू को कैजुअल डिप्लोमेसी की तरह नहीं देख रही। यानी अगर सीधी भाषा में कहें तो हालात बहुत सीरियस हैं, और अगर चीज़ें कंट्रोल में नहीं रहीं तो ये बड़ा रूप ले सकती हैं। 2. ये लड़ाई आज की नहीं है। अगर आपको सच में ईरान वर्सेस अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट समझना है, तो आपको सिर्फ आज की मिसाइल या आज की ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं देखनी चाहिए। इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। ये दुश्मनी अचानक पैदा नहीं हुई। इसके पीछे डेकेड्स पुरानी पॉलिटिक्स, रिजीम चेंज की कोशिशें, सैंक्शंस, ऑयल रूट्स, मिलिट्री इन्फ्लुएंस, रीजनल पावर स्ट्रगल और न्यूक्लियर टेंशन शामिल हैं। मतलब जो आज आप हेडलाइंस में देख रहे हैं, वो किसी एक दिन की कहानी नहीं है। ये एक ऐसा प्रेशर कुकर है जो सालों से गर्म हो रहा था, और अब उसकी आवाज़ दुनिया सुन रही है। 3. ईरान और अमेरिका के बीच दुश्मनी इतनी गहरी क्यों है? अब सवाल आता है, आखिर इन दोनों देशों के बीच इतनी कड़वाहट क्यों है? इसका जवाब एक लाइन में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यहाँ सिर्फ आइडियोलॉजी नहीं बल्कि इंटरेस्ट्स, कंट्रोल और सर्वाइवल का भी खेल है। अमेरिका मिडिल ईस्ट को सिर्फ एक रीजन की तरह नहीं देखता, वो इसे स्ट्रेटेजिक मैप की तरह देखता है, जहाँ ऑयल है, शिपिंग रूट्स हैं, मिलिट्री एक्सेस है, ग्लोबल अलायंसेस हैं और फ्यूचर पावर बैलेंस जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ ईरान खुद को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि रीजन की एक मेजर शक्ति मानता है। ईरान चाहता है कि उसे दबाकर न देखा जाए। वो अपनी स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस, रीजनल इन्फ्लुएंस और मिलिट्री आइडेंटिटी को बहुत सीरियसली लेता है, और जब दो ऐसी ताकतें आमने सामने आती हैं तो क्लैश ऑलमोस्ट तय हो जाता है। 4. अभी 2026 में मामला इतना गर्म क्यों लग रहा है? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, इतने साल टेंशन रही, लेकिन अभी अचानक ये मामला इतना डेंजरस क्यों लग रहा है? इसका जवाब कई हिस्सों में है। 4.1. न्यूक्लियर इशू। सबसे बड़ा पब्लिक रीजन जो बार बार सामने आता है, वो है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका और उसके एलाइज की ऑफिशियल लाइन अक्सर यही रही है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी तक नहीं पहुंचने देना चाहिए। यानी पब्लिक लेवल पर मैसेज यही दिया जाता है कि अगर ईरान को रोका नहीं गया तो फ्यूचर में पूरी रीजन की सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। यही न्यूक्लियर फियर इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा जस्टिफिकेशन बनता है, और ऑनेस्टली यही वो शब्द है जिससे दुनिया सबसे ज्यादा डरती है, क्योंकि जब किसी देश का नाम न्यूक्लियर के साथ जुड़ता है तो कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ रीजनल नहीं रहता, ग्लोबल हो जाता है। 4.2. इजराइल फैक्टर। अब इस पूरे इशू को ईरान वर्सेस अमेरिका कहकर समझना अधूरा होगा, क्योंकि इस इक्वेशन में इजराइल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में ईरान और इजराइल की दुश्मनी कोई नई बात नहीं है,
लेकिन पिछले कुछ समय में जो रीजनल मिलिट्री टेंशन बढ़ी है, उसने इस ट्रायंगल को और डेंजरस बना दिया है। अमेरिका ओपनली इजराइल के सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स को सपोर्ट करता है और ईरान ओपनली इजराइल के खिलाफ स्ट्रांग पोजीशन रखता है। अब सोचिए, जब अमेरिका और इजराइल एक तरफ दिखाई दें और ईरान दूसरी तरफ, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है। यानी कई बार जो दिखता है वो सिर्फ दो देशों की लड़ाई लगती है, लेकिन असल में उसके पीछे पूरा रीजनल चेस बोर्ड होता है। 4.3 ऑयल और शिपिंग रूट्स। मिडिल ईस्ट का मतलब सिर्फ डेजर्ट या बॉर्डर नहीं होता। मिडिल ईस्ट का मतलब है एनर्जी, ऑयल, गैस, शिपिंग लेन्स, सी रूट्स और ग्लोबल इकोनॉमी। जो भी देश या अलायंस इस रीजन में प्रेशर क्रिएट करता है, उसका असर दुनिया के फ्यूल प्राइसेस, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, शिपिंग इंश्योरेंस, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स और मार्केट सेंटिमेंट पर पड़ता है। यानी अगर ईरान और अमेरिका के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, तो उसका असर सिर्फ मिलिट्री मैप पर नहीं, बल्कि आपके पेट्रोल पंप तक पहुंच सकता है। और यही रीजन है कि पूरी दुनिया इस इशू को इतने ध्यान से देख रही है। 5 अमेरिका इस कॉन्फ्लिक्ट में एक्चुअली चाहता क्या है? अब एक बहुत जरूरी सवाल, अमेरिका की स्ट्रैटेजी क्या है? वो ईरान से एग्जैक्टली चाहता क्या है? अगर सीधी भाषा में कहें तो अमेरिका 3 चीजें चाहता है। 1 ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को लिमिट करना। 2 ईरान की रीजनल मिलिट्री इन्फ्लुएंस को कमजोर करना। 3 मिडिल ईस्ट में अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को सुरक्षित रखना। लेकिन अमेरिका का तरीका हमेशा डायरेक्ट इन्वेजन नहीं होता। कई बार उसका मॉडल ये होता है कि सामने वाले देश पर इतना प्रेशर बना दिया जाए कि वो इकोनॉमिकली, डिप्लोमैटिकली और मिलिटरीली वीक हो जाए। इस प्रेशर में शामिल हो सकता है सैंक्शंस, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, रीजनल अलायंसेज, टारगेटेड स्ट्राइक्स और इंटरनेशनल मैसेजिंग। यानी अमेरिका हमेशा सिर्फ बॉम्ब से नहीं लड़ता, कई बार वो सिस्टम से लड़ता है। 6 ईरान इस कॉन्फ्लिक्ट में एक्चुअली चाहता क्या है? अब दूसरी तरफ ईरान को समझना भी बहुत जरूरी है। ईरान सिर्फ सर्वाइवल मोड में नहीं है, वो खुद को रीजनल रेजिस्टेंस पावर की तरह प्रेजेंट करता है। ईरान चाहता है कि उसे दबाकर न देखा जाए। वो ये मैसेज देना चाहता है कि अगर उस पर प्रेशर बनाया जाएगा तो वो जवाब देगा। ईरान के लिए ये सिर्फ डिफेंस नहीं, बल्कि डिग्निटी, डिटरेंस और रीजनल पावर इमेज का भी मामला है। ईरान की सोच ब्रॉडली कुछ ऐसी दिखाई देती है, हम पर दबाव डाला गया, हमें आइसोलेट करने की कोशिश हुई, हमें इकोनॉमिकली पनिश किया गया, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। यानी ईरान के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट मिलिट्री से पहले साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल भी है। 7 अभी दुनिया क्यों डर रही है? अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, दुनिया इतनी वरिड क्यों है? क्योंकि इस बार लैंग्वेज बदल चुकी है। जब किसी इशू में सिर्फ डिप्लोमैटिक मीटिंग नहीं, बल्कि मिसाइल, रिटेलिएशन, बेस, अलर्ट, ऑपरेशन, स्ट्राइक, रिस्पॉन्स, टारगेट, इंटरसेप्शन जैसे वर्ड्स आने लगते हैं, तो दुनिया नेचुरली सीरियस हो जाती है। वॉर हमेशा अचानक नहीं होती, उससे पहले माहौल बनता है, स्टेटमेंट्स आते हैं, वार्निंग्स दी जाती हैं, फोर्सेस मूव होती हैं, और फिर एक छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ा एक्सप्लोजन बन सकती है। यही वजह है कि अभी एक्सपर्ट्स, मीडिया, ऑयल मार्केट्स और गवर्नमेंट्स सब इस इशू को बहुत क्लोजली देख रहे हैं। 8 प्रूफ क्या कहते हैं? अब सबसे जरूरी पार्ट, प्रूफ। क्योंकि आजकल इंटरनेट पर कोई भी कुछ भी बोल देता है, लेकिन हमें इमोशनल नहीं, फैक्चुअल रहना है। अगर ऑफिशियल लेवल पर लगातार मिलिट्री कंसर्न दिख रहा है, अगर हाई लेवल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, अगर रीजनल मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर अलर्ट मोड में है, अगर इंटरनेशनल रिपोर्टिंग लगातार इसे टॉप थ्रेट की तरह कवर कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि मामला सिर्फ अफवाह नहीं, ये मतलब ये है कि टेंशन रियल है, मेजरेबल है और डेंजरस है। और यही चीज इसे सीरियस बनाती है। 9 ऑफिशियल स्टेटमेंट्स को ब्लाइंडली मानना सही है? अब यहां एक बहुत जरूरी लॉजिक आता है। किसी भी वॉर या कॉन्फ्लिक्ट में जो ऑफिशियल स्टेटमेंट होती है, वो पूरी सच्चाई नहीं होती। हर सरकार अपनी जनता को कॉन्फिडेंस देना चाहती है, हर साइड अपनी जीत को बड़ा दिखाती है, हर साइड दूसरे की कमजोरी को हाईलाइट करती है और लॉसेस को कम करके दिखाती है। यानी अगर अमेरिका कुछ कह रहा है तो उसे ब्लाइंडली फाइनल ट्रुथ मत मानो, अगर ईरान कुछ कह रहा है तो उसे भी फाइनल ट्रुथ मत मानो। सही तरीका क्या है? ऑफिशियल क्लेम प्लस इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग प्लस एक्चुअल बैटलफील्ड पैटर्न। जब ये तीनों मिलते हैं, तब जाकर आपको रियलिटी के करीब तस्वीर मिलती है। 10 इस कॉन्फ्लिक्ट में प्रोपेगेंडा कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है? बहुत बड़ा। आज वॉर सिर्फ मिसाइल से नहीं लड़ी जाती, आज वॉर नैरेटिव से भी लड़ी जाती है। सोशल मीडिया क्लिप्स से भी, हैशटैग से भी, एडिटेड फुटेज से भी और पब्लिक इमोशन से भी। कई बार कोई पुरानी वीडियो वायरल कर दी जाती है और लोग उसे करंट स्ट्राइक समझ लेते हैं। कई बार किसी ब्लास्ट की वीडियो किसी और कंट्री की होती है, लेकिन उसे ईरान अमेरिका वॉर बताकर फैलाया जाता है।
यही रीजन है कि इस पूरे इशू को समझने के लिए आपको सिर्फ वायरल कंटेंट पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आप सच जानना चाहते हो तो आपको नॉइस के बीच से सिग्नल निकालना पड़ेगा। 11. क्या डायरेक्ट स्ट्राइक्स हुई हैं? अब ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या हालात सिर्फ वार्निंग लेवल पर हैं या डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन तक पहुंच चुके हैं? जो पब्लिक रिपोर्टिंग, ऑफिशियल मैसेजिंग और स्ट्रेटेजिक एनालिसिस सामने आ रहा है, उससे ये साफ है कि कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ इनडायरेक्ट प्रेशर तक सीमित नहीं दिख रहा। यानी ये कहना मुश्किल होता जा रहा है कि सब कंट्रोल में है, क्योंकि जब दोनों साइड्स डायरेक्ट जवाबी कैपेबिलिटी दिखाने लगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट एक नए लेवल पर पहुंच जाता है। 12. क्या ईरान ने जवाब दिया? हाँ, और यही चीज इस कॉन्फ्लिक्ट को और सीरियस बनाती है। जब किसी बड़ी शक्ति की तरफ से प्रेशर आता है और दूसरी तरफ से रिटेलिएशन दिखाई देती है, तो मैसेज क्लियर होता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट वन साइडेड नहीं रहेगा। ईरान की तरफ से रीजनल जवाबी कैपेबिलिटी को लेकर जो सिग्नल्स आए हैं, उन्होंने गल्फ और